फिर से लेकर के आए हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, चलिए इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखो मैंने थोड़ा सा मोड चेंज कर लिया। मोड चेंज क्या किया, मुझे पढ़ाना था आपको आज प्रभावी नाभिकीय आवेश, लेकिन आपकी डिमांड पर मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ चलो यार कुछ और जो आप चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो आपने बोला सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ थोड़ा सा, चलो थोड़े से अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्लियर हो जाएगा कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और ये जब हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे धातु तथा अधातु तथा उपधातु के बारे में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब ये हो जाएगा तो बेटा उसके बाद हम पढ़ेंगे विकर्ण संबंध के बारे में। और जब विकर्ण संबंध हो जाएगा तो बेटा फिर हम बात करेंगे जेड इफेक्टिव की, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में। तो ये जेड इफेक्टिव जो है बेटा ये इस चैप्टर का सबसे कोर पार्ट है, मेन पार्ट है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, फिर उससे आगे आप जाते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा, उससे आगे आप जाओगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा, वो सब कुछ इस पर टिका हुआ है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसको हम देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप सोचिए, क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। चैट बॉक्स में जाओ और आपका जो भी आंसर है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी आपको लगता है। तो देखिए आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप मतलब कि बच्चों ये वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बच्चों ये बात कर रहा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्या किसके बराबर होती है? आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त संख्या है, जो पीरियड नंबर है, वो किसके बराबर होता है, ठीक है, निम्न के बराबर है। क्या? तो आवर्त के किसी भी तत्व की चुंबकीय क्वांटम संख्या के बराबर होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ चुके, चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब कि एम की बात कर, हमने पढ़ा था ना, एन, एल, एम और एस। तो ये चार चुंबकीय क्वांटम संख्या है। इन चार में से कौन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या, कौन सी क्वांटम संख्या को हम चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं? ये चार क्वांटम संख्या है, इनमें से ये जो एम वाली होती है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो आपसे बोला गया है कि आवर्त संख्या जो होगी वो किसके बराबर है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के बराबर है, या फिर आवर्त के किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर है। परमाणु क्रमांक जो होगा वो आवर्त की संख्या के बराबर होगा, या फिर आवर्त के किसी भी तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होता है। और चौथा ऑप्शन है आवर्त के किसी भी तत्व की अधिकतम द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या मतलब कि एल। तो ये एल होता है, मुख्य क्वांटम संख्या एन होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या एम होता है और तत्व का परमाणु क्रमांक जेड होता है। तो आप मुझे बताओ आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आवर्त संख्या किसके बराबर है? आवर्त संख्या m के बराबर है, या n के बराबर है, या l के बराबर है, या परमाणु क्रमांक z के बराबर? किसके बराबर है? तो मेरे ख्याल से आपके पास आंसर होना चाहिए m के बराबर तो नहीं है, l के बराबर भी नहीं होता, परमाणु क्रमांक के बराबर। ये किसके बराबर होता है? n के। मैं आपको हर बार जब भी रिवीजन करवाता हूं तो उसमें बताया था कि आवर्त संख्या जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या किसकी? संयोजकता कोश की जो मुख्य क्वांटम संख्या n है उसके बराबर होता है। मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा बेटा?
आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, बताओ। पी ब्लॉक में 6 स्तंभ होते हैं क्योंकि पी उपकोष के सभी कक्षक भरने के लिए अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। डी ब्लॉक में 8 स्तंभ होते हैं क्योंकि डी उपकोष में सभी कक्षक भरने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक ब्लॉक में वर्गों की संख्या उस उपकोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। और अगला है तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते समय अंतिम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन के उपकोष की द्विगंशी क्वांटम संख्या को ब्लॉक कहा जाता है। कौन सा सही नहीं है इसमें से, सोचिए और बताइए। आप चाहे तो मैं साइड में भी आ जाता हूं, देख लो एक बार। चलिए मेरे ख्याल से पढ़ लिए होंगे चारों ऑप्शन। चलो पी ब्लॉक में 6 स्तंभ है। 6 स्तंभ का मतलब आपको बताइए बच्चों, पी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से वर्ग 18 आता है। वर्ग 13 से वर्ग 18, ये कितने कॉलम हो गए बच्चों? 6 कॉलम हो गए। ये 6 स्तंभ हो गए बेटा। कितने हो गए? 6 स्तंभ हो गए या 6 समूह बोल दो। 13 से 18 तक कितना होता है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 स्तंभ हो गए। और इसमें विन्यास कहां से कहां तक होता है बेटा? P1 से P6 तक। P उपकोष में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका मतलब ये वाला कथन जो हुआ बेटा, ये बिल्कुल सही हुआ क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं P1 से लेकर के 6 तक। इसीलिए भैया यहाँ पे 13 से लेकर 18 तक 6 स्तंभ है, 6 कॉलम है, 6 समूह। बिल्कुल सही। डी ब्लॉक में 8 स्तंभ होते हैं। अरे भैया डी ब्लॉक कहां से कहां होता है? डी ब्लॉक आपका होता है वर्ग 3 से 12 तक। डी ब्लॉक कहां से कहां है? वर्ग 3 से 12। डी ब्लॉक वर्ग 3 से 12 है। और आपने पढ़ा है कि डी ब्लॉक में 1 से 10 तक, मतलब कि डी उपकोष में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 से 12 मतलब टोटल कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 10 वर्ग आ गए, 10 कॉलम आ गए, 10 स्तंभ आ गए, 10 समूह आ गए। मतलब कि डी 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 8 स्तंभ दे रखा है। बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सत्य नहीं है। हमें यही तो पूछा, हमें प्रश्न पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये वाला कथन सत्य नहीं। 8 स्तंभ नहीं होते हैं, 10 स्तंभ होते हैं बेटा। प्रत्येक ब्लॉक में वर्गों की संख्या उस उपकोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती। बिल्कुल सही। जैसे कि पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक में कुल कितने वर्ग हैं? पी ब्लॉक में कुल 13 से 18 6 वर्ग हैं। 6 वर्ग मतलब कि उपकोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 6। पी उपकोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन भी 6। पी उपकोष के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर आने वाले समूह भी 6। मतलब कि ये कथन तो सही है, सत्य है, ये तो सत्य है, सही। तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते समय अंतिम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन के उपकोष की द्विगंशी क्वांटम संख्या ब्लॉक को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो अंतिम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की उपकोष की संख्या, मतलब कि अगर मान लो अंतिम भरे जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो जिस उपकोष में प्रवेश करता है, अगर वो एस उपकोष है तो उसके लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 0। तो बिल्कुल सही बात है। अंतिम भरे जाने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो उपकोष की द्विगंशी क्वांटम संख्या द्विगंशी क्वांटम संख्या L को ब्लॉक प्रदर्शित करती। मान लो अंतिम भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन का जो जिस उपकोष में भरा जा रहा है वो अगर S है तो उसके लिए L का मान 0, L बराबर 1 है तो उसके लिए उपकोष P
ब्लॉक पी, 2 है तो ब्लॉक डी। मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है जिसके लिए एल का मान 0 तो वो एस ब्लॉक का हो गया, एल का मान 1 है पी हो गया, एल का मान 2 है तो डी ब्लॉक हो गया। इस तरीके से ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल क्या है सही। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन करना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षक में भरे जाते हैं कहलाते हैं। बताइए, अगर लगातार भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं तो बताइए ऐसा तत्व कौन सा है। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि आपके पास 2 श्रेणियां हैं एफ ब्लॉक की, एक है लेंथेनाइड और एक है एक्टिनाइड। लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं, 4f कक्षक, 4f उपकोष मतलब कि f उपकोष के कक्षकों में प्रवेश करते हैं, 4f में प्रवेश करते हैं। और एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लेंथेनाइड हो जाएगा। और अगर 5f में प्रवेश करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड हो जाएगा। मतलब कि आंसर क्या आएगा, लेंथेनाइड आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में सत्य नहीं है। कौन सा कथन हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में सत्य नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हाइड्रोजन परमाणु के लिए सही नहीं है। हैलोजन से कुछ गुणों में समानता है, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि हैलोजन वर्ग 17 के तत्वों को क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं बेटा। वर्ग 17 के तत्वों को क्या बोलते हैं, हैलोजन। तो बिल्कुल हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन से समानता रखता है, सही कथन है। हमें क्या बोला, कौन सा सही नहीं है। चलो, यह क्षार धातु से कुछ गुणों में समानता रखता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वर्ग 1 क्षारीय धातु इनसे भी समानता रखता है। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक उसी तरह से जैसे कि क्षार धातु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। चाहिए इसको आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। वर्ग 17 के गुणधर्मों से समानता रखता है, अगर वर्ग 17 के गुणधर्मों से समानता रखता है तो रखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। अंतिम में इसको आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में नहीं रखा जा सकता, गलत है, गलत है भैया, गलत है। क्यों, क्योंकि प्रथम वर्ग के क्षारीय धातु के साथ गुणधर्मों में समानता रखता है। आप रख सकते हो उसको, बिल्कुल रख सकते हो, ये गलत कथन है। ये बोल रहा है प्रथम वर्ग के साथ नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है, रख सकते हो आप, क्योंकि उसके साथ गुणधर्मों में समानता। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। चलो, सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 है। आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप में इसी वर्ग में सिल्वर के ऊपर और नीचे उपस्थित तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होंगे, बताओ कैसे करेंगे इसको, बताइए 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 कैसे होगा ये। चलो, आपको बोला है प्रश्न में कि सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 है और सिल्वर के ही वर्ग में आने वाला ऊपर वाला जो तत्व है और नीचे वाला तत्व जो है इसके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, ठीक है, ये हमको देखना है। तो आपको मैंने बता रखा है कि यहां ऊपर जो भी तत्व होगा उसमें आप 18 जोड़ोगे तो 47 आएगा, और इसमें जो भी तत्व है उसमें आप 32 जोड़ोगे तो नीचे वाला तत्व आएगा। जादुई संख्या,
जादुई संख्या बता रखी ना, तो इससे ऊपर वाला तत्व निकालना है, तो आपको बता रखा है इससे ऊपर वाला तत्व कैसे आएगा, इससे ऊपर वाला तत्व कैसे आता है, इससे ऊपर वाला तत्व +8 से आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई एलिमेंट होता ही नहीं, वो दुर्भाग्य वाली बात है। ठीक है, तो सिल्वर का है 47 जादुई संख्या बता रखी ना, जादुई संख्या बता रखी 2 8 8 18 18 32 32, ये संख्या आपको बता रखी है, ये जादुई संख्या। तो भाई सिल्वर 47 दे रखा है, 47 से पहले 18 क्या आएगा, 29 आएगा, 47 में 18 माइनस करो तो यहाँ 29 आएगा, और 47 में 32 जोड़ो। ठीक है, 47 में क्या जोड़ो, 32 जोड़ो, 47 में अगर 32 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 9 4 हाँ 79 आएगा बेटा, 79। तो आपको ये बता रखा है कि 2 8 18 18 माफ करना 2 8 है ना, 2 8 18 18 32 32। ठीक है, जादुई संख्या ये बता रखी मैंने, है ना, मैंने आपको बता रखा है ना कि जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, इनके बीच में 8 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 8 का डिफरेंस है, तो 8 8, इनके बीच में 18 का डिफरेंस है। ठीक है, इनके बीच में भी 18 का डिफरेंस है, और फिर आता है 32। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो 2 8 8 18 18 32। ठीक है, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तो 8 गलत लिखा है, बट इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। 18 18 के बाद 32, तो 29 के बाद 18 क्या होता है 47, 47 के बाद अगर मैं 32 जोड़ू, 7 में 2 जोड़े तो 9, 4 में 3 जोड़े तो 7, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा ये 29 आएगा, ऊपर वाला ये आ जाएगा 29, और ये आ जाएगा 79, मतलब कि आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6, इसको पढ़िए बेटा, इसको पढ़िए। वह कथन जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लिए सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, ये तो सही है। हमें बोला कौन सा सही नहीं है? अधात्विक तत्वों की संख्या धात्विक तत्वों की अपेक्षा कम होती है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि धातुओं की संख्या तो हमारी आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा है, अधातुओं की संख्या बहुत कम है। धातुओं की संख्या हमारी आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व भी धातु होते हैं। अधातु तो बेचारे केवल पी ब्लॉक में, तो अधातु की संख्या तो कम होती है धातु से, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। संक्रमण तत्व के 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन 3p कक्षकों के पश्चात तथा 4s कक्षकों से पूर्व भरे जाते हैं, ये गलत है बेटा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता होगी 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में जाते हैं, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएंगे और 4s के बाद 3d में जाएंगे, मतलब कि 3d में इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p के बाद नहीं जाते, 4s के बाद जाते हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा क्रम, ये हो जाएगा गलत, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलो डी क्या लिखा है, आवर्त में तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ सामान्यतः बढ़ता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बच्चों अभी छोड़ दो। आयनन ऊर्जा क्या है ये आपको मैं आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाया जाएगा, इसको आप छोड़ दो बेटा। ठीक है, ये अभी आपको नहीं करना है। इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वहां पे मैं आपको बताऊंगा, तो इसके बारे में अभी बेटा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो जब तक मैं आपको पढ़ाऊं ना तब तक आपको इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी, तो इसको अभी आप छोड़ दो, आगे पढ़ाया जाएगा, इसको आपको अभी नहीं सोचना, छोड़ दो इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, आर्सेनिक 33 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए।
पहले तो मुझे ये बताओ कि आर्सेनिक कौन से वर्ग में आता है। अरे आर्सेनिक कौन से वर्ग में आता है? नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। तो ये असरानी आर्सेनिक, इसको हम बोलते हैं बेटा आर्सेनिक। ये आर्सेनिक कौन से वर्ग में है? वर्ग 15। नाइट्रोजन का वर्ग कौन सा है? वर्ग 15। आर्सेनिक वर्ग 15 में। तो हमें बोला है कि किसका तत्व है, कौन सा कथन सत्य? वर्ग कौन सा? 16? नहीं, वर्ग 16 नहीं, ये तो गलत है, गलत है। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन किस आवर्त का है? नाइट्रोजन का आवर्त कौन सा है? नाइट्रोजन का आवर्त कौन सा? नाइट्रोजन का आवर्त दूसरा है। अगर ये दूसरा आवर्त है तो फास्फोरस का आवर्त कौन सा है? फास्फोरस का आवर्त तीसरा है। अगर ये तीसरा आवर्त का है तो आर्सेनिक का आवर्त कौन सा है? आर्सेनिक का आवर्त चौथा है। मतलब कि आर्सेनिक चौथे आवर्त का है। नहीं भैया, पांचवे का नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यह पी ब्लॉक का एक तत्व होता है, यह पी ब्लॉक का तत्व, बिल्कुल सही। पी ब्लॉक के तत्व कहां से कहां है? पी ब्लॉक के तत्व है बेटा कहां से कहां? वर्ग 13 से 18। वर्ग 13 से 18 के तत्व कहां के हैं? पी ब्लॉक के। मतलब कि अगर वर्ग 15 आता है तो वर्ग 15 13 से 18 के बीच में पी ब्लॉक। ये हो जाएगा बेटा सत्य कथन। अब अगला पॉइंट आता है, यह लाक्षणिक तत्व टिपिकल एलिमेंट में से एक है। चलिए, टिपिकल एलिमेंट में से एक है, इसकी बात करते हैं। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं जो कि अपने वर्ग के दूसरे तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि ऐसा समझो कि जैसे मान लो कोई पार्टी है, जैसे मान लो बीजेपी है। पॉलिटिक्स, राजनीति में थोड़ा बहुत तो पता चलता होगा। एक बीजेपी होती है, एक कांग्रेस होती है ना, एक कोई और पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, एक बहुजन समाजवादी पार्टी। तो हमारे देश में अलग अलग पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। तो भाई हर राजनीतिक पार्टी का कोई ना कोई नेता होता है, नेता होता है ना नेता। वो नेता क्या करता है? वो उस पूरी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी उस पार्टी के अंदर कोई भी समस्या होगी, कोई भी सुझाव होगा, कोई भी परेशानी आएगी, कुछ भी आएगी, तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? उसकी जवाबदेही उस पार्टी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को निपटाने का फाइनल डिसीजन किसके पास होगा? नेता के पास होगा। जैसे बीजेपी का नेता कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का नेता कौन? अपना पप्पू राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जो है वो नेता है कांग्रेस का। तो भाई कांग्रेस टीम में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? नेता की होगी। मान लो किसी राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी हार गई, तो कांग्रेस पार्टी हार गई तो भैया राहुल गांधी को उसका फाइनली तो बेड़ा उठाना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर कुछ कमी थी इसलिए मैं अपनी पार्टी को जिता नहीं सका। तो ऐसा ही है बच्चों, नेता जो भी होते हैं उनको प्रतिनिधित्व तत्व या प्रारूपिक तत्व या लाक्षणिक तत्व बोलते हैं। तो जितने भी बच्चों द्वितीय वर्ग के तत्व हैं, द्वितीय आवर्त के तत्व हैं, द्वितीय आवर्त के तत्व जो होते हैं वो अपने अपने वर्ग के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेता होते हैं। जैसे कि मान लो ये द्वितीय आवर्त का तत्व है, तो ये द्वितीय आवर्त का तत्व जो है ये अपने इस समूह का क्या होगा? इस पूरे समूह का ये नेता होगा। लाक्षणिक तत्व बोलते हैं इसको, टिपिकल एलिमेंट्स। तो ध्यान रखना, टिपिकल एलिमेंट लाक्षणिक तत्व मतलब कि इस वर्ग के लक्षणों को सामान्य रूप से प्रदर्शित करने वाला कौन होगा? ये नाइट्रोजन। ये है वो नेता, हमारा नेता कैसा हो? नाइट्रोजन जैसा हो। तो भैया ये वर्ग 15 के तत्व बोलते हैं हमारा नेता कैसा हो? नाइट्रोजन भैया जैसा हो। तो भैया लाक्षणिक तत्व टिपिकल एलिमेंट मतलब कि नेता। ठीक है, नेता भाई उस वर्ग के तत्वों के गुणधर्म प्रदर्शित करने वाला नेता कौन है? ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बेटा होमवर्क में देने वाला हूं। अभी जो प्रैक्टिस करवाऊंगा ना उनमें से एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में अभी छोड़ने वाला हूं। आप मुझे घर पे, आप मतलब कि घर पे ही हैं, आप तो बैठे हुए, तो आप मुझे उस क्वेश्चन का
आंसर बताएंगे अगली क्लास में। ये तो आप करो, निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक केवल एस ब्लॉक का है? केवल एस ब्लॉक का परमाणु क्रमांक कौन सा? एस ब्लॉक के तत्व का परमाणु क्रमांक कौन सा है? ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी। ठीक है, चलो तो एस ब्लॉक के तत्व के कौन से परमाणु क्रमांक एस ब्लॉक के तत्व? चलो लिथियम का क्या है 3, इसका क्या है 4। 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, जादुई संख्या 8 8 18, 18 जोड़ेंगे तो 37, क्या आएगा 32, 32 जोड़ा तो कितना आ गया? ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 5 और 9 55 आएगा, 32 नहीं 55। अगर मान लो आप इसमें 18 जोड़ते हो, 18 माफ करना 18 जोड़ा, 18 जोड़ते हो तो 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, तो ये कितना हो जाएगा 18 मतलब 55। 37 और 10 हो जाएगा 47, 47 और 8 55। ठीक है, और 55 के बाद में यहाँ जोड़ते हो आप क्या 32 मतलब 32 जोड़ते हो। 55 में 32 जोड़े 5 और 2 7 और 5 और 3 8, 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम 4 के बाद 12, 4 में 8 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा तो 20, 20 में 18 जोड़ा तो ये हो जाएगा 38, 55 के बाद ये हो जाएगा 56, 87 के बाद ये हो जाएगा 88। अब हमको देखना है कि कौन सा परमाणु क्रमांक एस ब्लॉक का नहीं है। 55 12 18 53, आप देख सकते हो 53 नहीं है, ये 53 एस ब्लॉक का नहीं है, आप देख सकते हो 13 33 54 83। अगर एक नजर में बोलूं तो मेरे ख्याल से 33 नहीं दिख रहा है मुझे, 33 यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। चलो 13 भी नहीं दिख रहा है, 13 भी, ये गलत। 3 20 55 87, 3 20 55 87। हाँ भैया ये समूह है जो सारा का सारा एस ब्लॉक का है। 22 33, 22 तो नहीं होता, 33 भी नहीं है, तो ये तो गलत हो जाए। आंसर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा बेटा? आंसर सी आ जाएगा। तो सभी परमाणु क्रमांक एस ब्लॉक के कहां पे है? इसमें सी वाले में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा आपको। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखिए बेटा, परमाणु क्रमांक 29 वाले तत्व की आवर्त संख्या x और वर्ग संख्या y है, तो 2x प्लस y का मान बताइए। तो अगर बात करें परमाणु क्रमांक 29, बहुत सही, परमाणु क्रमांक 29 की बात करते इसका विन्यास, मैंने आपसे क्या बात बोली थी, किसी का भी आवर्त और वर्ग संख्या निकालनी है तो उसका परमाणु उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। 3s2 3p6 4s2 3d10 ये आता है। परमाणु क्रमांक 29 का विन्यास ऐसा होता है। तो यदि मुझे परमाणु क्रमांक 29 का विन्यास लिखना तो ये आ गया। अगर मुझे विन्यास पता है तो मैं आवर्त संख्या x और वर्ग संख्या y निकाल सकता हूं। आवर्त संख्या x क्या हो गया? आवर्त संख्या x मतलब कि सबसे बाहरी कोश की संख्या, अंतिम कोश की संख्या, और वो क्या है 4। मतलब कि x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 4। दूसरा है वर्ग संख्या y। वर्ग संख्या y कैसे आएगी? मैंने आपको बताया था कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करता है, मतलब कि डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व की आप वर्ग संख्या कैसे निकालते हो? 10 प्लस बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितना? 1।
10 प्लस 1 11 हो जाएगा। n-1d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और n कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, n-1d में 10, n में 1, 10 प्लस 1 11, तो वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो वर्ग संख्या हो जाएगी 11, तो y का मान आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब क्या बोला है देखो 2x प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 4 प्लस वाई कितना 11, तो कितना आ गया बेटा 8 और ये 19 आ गया। ये रहा आपका आंसर, तो आंसर आ जाएगा 19। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलो ये क्वेश्चन 8 था, क्वेश्चन 9 था। अब ये जो अगला वाला क्वेश्चन है वो देखिए, वर्ग संख्या क्या है जिसके सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है। आपको वो वर्ग संख्या बतानी है जिसके सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है। चलिए ये है अगला क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं क्योंकि जेई के अंदर एडवांस में बच्चों एक से ज्यादा सही ऑप्शन हो सकते हैं। मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक से अधिक आंसर क्वेश्चन में सही हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में बच्चों पूछे जाते हैं। चलिए एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। चलो मैंने आपसे बोला था ना एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देना चाहूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में। चलो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, आप इसको करके लाना बेटा अगली क्लास में, आपको थोड़ा टाइम देता हूं मैं, ठीक है, ढूंढ के लाना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्न में से किस परमाणु क्रमांक के तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक से संबंध रखते हैं? बताओ कौन सा ऐसा है जो कि पी ब्लॉक से संबंध रखता है? परमाणु क्रमांक 19, परमाणु क्रमांक 35, परमाणु क्रमांक 53, परमाणु क्रमांक 83। बहुत बढ़िया। चलिए इसको कैसे करना है बच्चों, कौन सा परमाणु क्रमांक पी ब्लॉक से संबंध रखता है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है बेटा। जितने भी अक्रिय गैसें हैं ना उनको एक बार लिख लो, हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। जितने भी अक्रिय गैसें हैं उनको बेटा एक बार लिख लो। ये 2 है परमाणु क्रमांक, ये 10 है, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 8 में 18 जोड़ेंगे तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, 36 में 18 जोड़ेंगे तो 54 आएगा, 54 में अगर 32 जोड़ेंगे तो 86 आएगा। क्लियर? ये आ जाएगा बच्चों इनके परमाणु क्रमांक का क्रम। अब बच्चों ये देखिए परमाणु क्रमांक 19, आप मुझे एक बात बताओ, यदि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, ये पी ब्लॉक का तत्व है, ये कौन सा वर्ग क्रमांक 18, वर्ग 18 मतलब कि पी ब्लॉक का तत्व। आप मुझे एक बात बताइए, वर्ग 18 में पी ब्लॉक का तत्व है। अब 18 के बाद जो 19 परमाणु क्रमांक आएगा वो कौन से ब्लॉक में जाएगा बताओ। 18 के बाद ये वर्ग 18 जो है, वर्ग 18 का ये लास्ट तत्व है, ये वर्ग 18 के ये अपने अपने आवर्त में लास्ट तत्व है। अब वर्ग 18 में परमाणु क्रमांक 18 के बाद जो 19वां आएगा वो कहां जाएगा? 19वां जो आएगा बेटा वो जाएगा एस ब्लॉक में। पोटेशियम 19 किसका है? पोटेशियम का, एस ब्लॉक में जाएगा, मतलब कि ये एस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का नहीं। चलो 30 अरे पकड़ लिया, 36 से पहले क्या आता है? 35, ये भी पी ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है, तो ये पी ब्लॉक का है, बिल्कुल सही बात है। 53, अरे भैया 54 से पहले क्या?
53, बहुत सही, ये भी पी ब्लॉक का। 83, 86 से पहले 85, 85 से पहले 84, 84 से पहले 83, बहुत बढ़िया। मतलब कि ये आ जाएगा वर्ग क्रमांक 18, 17, 16, 15, वर्ग क्रमांक 15, 16, 17 और 18, 18वां वर्ग, 17 वर्ग, 16 वर्ग और 15। वर्ग 15 में आता है 83 बेटा। और वर्ग 15 आपको ये बात अच्छे से पता है कि वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्व जो है ये बच्चों पी ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं? पी ब्लॉक। मतलब कि ये भी पी ब्लॉक का तत्व है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों करना था। यहां तक की बात क्लियर? चल, ये बच्चों कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैं आपके लिए ले गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन नंबर 10 आप इसको एक बार ट्राई करो यार प्लीज। एक सदा आंसर हो सकता है या एक ही आंसर भी हो सकता है, ठीक है। चल, अब आते हैं बच्चों आज के अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक है बेटा धातु तथा अधातुओं का। कौन सा? धातु तथा अधातु, ये टॉपिक है। चल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा धातुओं के बारे में। धातुएं कौन होती है बेटा? वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। वह तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण सोडियम। अब आपको पता है सोडियम का विन्यास क्या है? 2, 8, 1। सोडियम क्या करेगा? अपने बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बेटा? त्याग करता है। सोडियम अपनी बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग कर देगा। जो भी तत्व अपनी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो है धातु। मान लो किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा? इसका विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8 हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि वे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं? धातु। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन धातु है? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, सोडियम धातु है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अक्रिय गैस वाला विन्यास हो जाएगा। अक्रिय गैस जितनी भी होती है बेटा, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। आप देखो बेटा नियोन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, अक्रिय गैस। आर्गन के बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब जितनी भी अक्रिय गैस है इन सबके बाहरी कोश में क्या है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस अक्रिय होती हैं, इसीलिए बच्चों ये बहुत ज्यादा स्थायी होती हैं। तो प्रत्येक तत्व चाहता है कि उसका विन्यास अक्रिय गैस जैसा हो जाए। क्यों? क्योंकि जब वो अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्रदर्शित करेगा तो बहुत ज्यादा स्थायी हो जाएगा। मैंने आपसे एक बात बोली थी, जब मैंने आपको संक्रमण तत्व के बारे में इंटरेक्शन के दिन मैंने आपको बताया था कि संक्रमण तत्व अपनी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर, मतलब स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में आंशिक भरा हुआ डी कक्षक दिखाते हैं। स्थायी अवस्था का मतलब क्या होता है? जहां पे उसको बहुत मजा आता है। तो भैया तत्व को मजा कब आता है? जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो क्रिया में भाग नहीं लेता। ये बिना क्रिया करे ही बहुत ज्यादा क्या है? स्थायी। इसीलिए इनको हम बोलते हैं अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैसेस। क्यों? क्योंकि ये क्रिया नहीं करती। प्रत्येक तत्व अपनी दुनिया स्थायित्व वाली चाहता है। अब उसकी दुनिया स्थायी कब हो जाएगी? जब उसका विन्यास बाहरी कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 2, और बाहरी कक्षा में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे।
जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करा तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? धातु। तो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, धातु क्या होता है? धातु मतलब कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग वो करेंगे जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। इजीली 1 या 2 इलेक्ट्रॉन देने पर जो बाहरी विन्यास 8 प्राप्त कर ले वो हो जाएगा बच्चों धातु। तो बेटा 2 बातें, धातु कौन है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन से तत्व त्यागते हैं? जो जल्दी से अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वाला विन्यास प्राप्त कर लेते हैं त्यागने के बाद। तो वो सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब, एल्यूमिनियम, इसमें और भी कई है जैसे कि एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के बाद में यहाँ पे कैल्शियम है ना। तो सामान्यतया धातुओं के लिए हम यही बात बोलते हैं कि ये सामान्यतया क्या, सामान्यतया तो क्या मतलब कि हम यही बात बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इनके बाहरी कोश में स्थायी विन्यास हो जाएगा। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, ये सारी क्या है बच्चों? ये सारी धातुएं हैं। ध्यान रखना धातुएं कहाँ कहाँ आती है? धातुएं एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सारी धातुएं हैं, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सारी धातुएं हैं, एफ ब्लॉक के सभी तत्व, एस ब्लॉक के सभी तत्व, डी ब्लॉक के सभी तत्व और एफ ब्लॉक के सभी तत्व, ये सभी तत्व क्या है बच्चों? धातु। यहां तक कि पी ब्लॉक के अंदर भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि क्या है? धातु। तो पूरी आवर्त सारणी में बच्चों लगभग 75 से 80% तक के तत्व वो हैं जो कि क्या है? धातु। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा संख्या में क्या है बच्चों? धातु। ये ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर? अच्छा, धातुओं के गुणधर्मों की ओर बात करें तो धातुएं कैसी होती है बेटा? धातुएं चमकदार होती हैं। कैसी होती है बेटा? धातुएं चमकदार होती हैं। धातुओं के गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? धातुओं के गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं बेटा? क्वथनांक अति उच्च होते हैं। अच्छा, गलनांक क्या होता है बेटा? गलनांक क्या होता है? गलनांक का मतलब होता है बेटा वह तापमान जिस पर कोई धातु पिघलने का काम करती है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। जैसे कि मान लो पानी, पानी की ठोस अवस्था क्या है बच्चों? बर्फ। और बर्फ से वो द्रव में कब बदलता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस क्या है बच्चों? उसका गलनांक। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ से द्रव में बदलता है। इसी तरह से बच्चों एक होता है आपका क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर द्रव उबलता है। जैसे कि मान लो पानी, पानी का क्वथनांक कितना है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो हो जाएगा उसका क्वथनांक। तो बेटा इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं, अति उच्च होते हैं। जैसे कि उदाहरण बता दूं, आयरन। आयरन जो है बच्चों, इसका गलनांक जो होता है ना बच्चों, इसका गलनांक होता है लगभग 1526 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा गलनांक है बेटा। आप खुद सोचिए, अगर मान लो आपको कोई बोल दे कि 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए पानी में अपना हाथ डाल दो, तो आप बोलोगे पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है? हाथ जल जाएगा। हाथ जल क्या जाएगा? बिल्कुल मतलब खत्म हो जाएगा। तो सोचो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी इतना ज्यादा खतरनाक है, तो 1526 डिग्री सेल्सियस ये वाला तापमान कितना ज्यादा होगा सोचो। सूर्य का ताप लगभग जो मेजर किया गया है बच्चों, वो 6000 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपका टेम्परेचर है।
तो बेटा ये सारी बातें हैं धातु के लिए। अच्छा, धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। आपने देखा होगा कॉपर, जैसे कोई भी मेटल होती है, मेटल क्या करती है बच्चों? चमकता है मेटल। अच्छा, धातु में आघात वर्धनीय तथा तन्यता का गुण होता है। धातुओं में आघात वर्धनीय और तन्यता का गुण होता है। आघात वर्धनीय मतलब कि ऐसा गुणधर्म जिससे चादर बनाई जाती है, चादर बनाई जाती हो, ऐसा गुणधर्म जिससे कि चादर में परिवर्तित करने का गुणधर्म, जैसे एल्यूमिनियम शीट है ना, कॉपर की शीट, चादर बनाई जाती है। तन्यता मतलब कि तार बनाए जा सकते हैं, कॉपर के तार बनाए जा सकते हैं, तो तार बनाए जा सकते हैं। तो ये कुछ गुणधर्म है धातु के जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसको बेटा एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। नोट करो, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसको बेटा एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। नोट करो। चलिए, तो यहां तक आपने लिख लिया होगा बेटा, ठीक है। चलो, तो ये तो है बेटा धातु है। धातु क्या होती है, तो धातु के बारे में ये आ गया। अब हम आते हैं बेटा अधातु पे। चलो, धातुएं हो गया, अब आते हैं अधातु पे। चलिए, अधातु। अधातु को बेटा क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल क्या होती है बेटा? तो देखो, धातु कौन होती है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। और अधातु कौन होती है? तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करती है? चलिए देखते हैं। जैसे मान लो कोई धातु है ए, या मैं ऐसे करता हूं कि मैं लिखता हूं फ्लोरीन। चलो, फ्लोरीन, मैं बात करता हूं फ्लोरीन की। मान लो कोई तत्व हमने फ्लोरीन दिखा। अब मान लीजिए फ्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा? ऋण आयन। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं? यह ऋणायन बनाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और यह ऋणायन बनाते हैं। अच्छा, धातु के लिए क्या लिखेंगे? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। धनायन बनाते हैं। देखो, ये धनायन बन गया। इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? धनायन। धनायन का मतलब क्या होता है बेटा? जिस पर प्लस आवेश हो, जिस भी प्रजाति पर प्लस आवेश हो, जिस भी तत्व के परमाणु पर प्लस आवेश आ जाए उसको हम बोलते हैं धनायन। और जिस भी तत्व के परमाणु पर ऋण आवेश आ जाए उसको हम बोलते हैं ऋणायन। क्या बोलते हैं? ऋणायन। तो बेटा ये बात ध्यान रखनी। चलो, फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का विन्यास क्या है? 2 7। फ्लोरीन का विन्यास क्या है? 2 7। मतलब कि फ्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 7 से इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में यहाँ पे भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ध्यान रखना, कोई भी तत्व चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो भैया ये हो गया बच्चों यहाँ पे ऋण आयन का निर्माण। इस तरीके से बच्चों अधातु व्यवहार प्रदर्शित करती है। अधातु वे तत्व है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और ऋण आयन का निर्माण करती है। चलिए अब बात करते हैं बेटा आगे की।
चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये सारी बातें होगी। अच्छा, इसमें उदाहरण क्या क्या है बेटा, कौन कौन आता है इसमें? उदाहरण आते हैं जैसे कि क्लोरीन, है ना, फ्लोरीन तो आ ही गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, हीलियम, नियोन, और जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वो सारी। ठीक है, तो ये सभी क्या है बच्चों? अधातु। चलो अब बात करते हैं बेटा आगे की। चलो, धातुएं चमकदार होती है, अधातु में किसी प्रकार की कोई विशेष चमक नहीं होती बेटा, ठीक है। तो धातु में चमक होती है, अधातुओं में किसी विशेष प्रकार की कोई चमक नहीं होती। तो अधातु चमकदार नहीं होती, अधातु चमकदार नहीं होती। और दूसरा बेटा, अधातु जो होती है वो बिल्कुल मटमैले कलर की, मतलब कि चमकदार नहीं होती, चमकती नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चों एक ग्रेफाइट ऐसा अपवाद है जो कि क्या करता है? चमकने का काम करता है। अच्छा, एक चीज और बच्चों, अधातुएं जो होती है बेटा, ये विद्युत और उष्मा की सुचालक होती धातुएं विद्युत और उष्मा की, सुषमा नहीं उष्मा, विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। मतलब कि आप धातुओं से विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हो। धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो चुका है, इसको हम बोलते हैं बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त का मतलब क्या होता है बेटा? जो आजाद हो चुका है। हमारा भारत देश 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। तो आजाद हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम के नाभिक से क्या हो चुका है? स्वतंत्र हो चुका है, आजाद हो चुका है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बेटा ये क्या होते हैं? विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। अच्छा, ये विद्युत और उष्मा के कुचालक है, विद्युत तथा उष्मा के कुचालक है बेटा, विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। ये विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं बेटा? विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, ये सामान्यतया चमकते नहीं है, लेकिन इसका अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका अपवाद है बेटा, ग्रेफाइट चमकता है ना, थोड़ा थोड़ा चमकता है। ग्रेफाइट आपने देखा है ना? ग्रेफाइट अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको बताता हूँ कि कार्बन का ही एक अपर रूप है बेटा, आगे मैं अपर रूप के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। थोड़ा सा ये शाइनी कलर का होता है बेटा, चमकीला कलर का होता है ग्रेफाइट। तो आपने किसी ने अगर ग्रेफाइट देखा हो तो महसूस किया होगा कि वो थोड़ा सा चमकता है, ग्रेइश कलर में चमकता है, ठीक है। और विद्युत तथा उष्मा के कुचालक है, इसमें भी अपवाद है बेटा। इसका अपवाद कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है बेटा, ये अधातु है, लेकिन ये विद्युत का अच्छा कुचालक है बेटा, ठीक है। तो विद्युत का कुचालक विद्युत का सुचालक होता है बेटा, ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ये विद्युत का सुचालक होता है बेटा। इसी प्रकार से अधातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो कि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु जो कि थोड़ा सा चमकने का काम करती है। अपवाद का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अपवाद का मतलब होता है हम जो उम्मीद करते हैं वैसा ना होकर के कुछ और हो जाए। मैं जो उम्मीद करता हूं, मुझे लगता है कि अधातुएं क्या होती हैं? चमकदार नहीं होती। मुझे लगता है कि अधातुएं चमकदार नहीं होती,
लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो कि चमकती। आप जो उम्मीद कर रहे हो वैसा ना होकर के कुछ और हो जाए तो इसको हम बोलते हैं अपवाद। आप जो उम्मीद कर रहे हो वैसा ना होकर के कुछ और हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अपवाद। चलिए, तो ये है बच्चों सारी कहानी ना, जैसे ले जो जाओ, थी आपको सुनानी। अब आते हैं बच्चों उप धातु पे। हाँ देख लो। अब आते हैं उप धातु पे। चलो, उप धातु क्या होता है बच्चों? उप धातु वे हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। धातु तथा अधातु हो गया, हल्का पानी लगाना है बिल्कुल। दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। उप धातु वे हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण, बोरोन, जैसे कि सिलिकॉन, जैसे कि आर्सेनिक, जैसे कि जर्मेनियम। तो ये वो है बच्चों जिनके पास धातु अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। चलो, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा इसमें। तो देखो बेटा, ये बोरोन, बोरोन से सिलिकॉन, सिलिकॉन से आर्सेनिक, आर्सेनिक से टेलुरियम, है ना। एस्टेटाइन में फिर भी थोड़ा बहुत धात्विक लक्षण ज्यादा होता है, बट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जर्मेनियम आ जाता है, यहाँ पे एंटीमनी आ जाता है। तो ये वाली जो लाइन है बेटा, ये वाली लाइन और ये पूरी विकर्ण वाली लाइन, ये पूरा बच्चों उप धातुओं के लक्षण को प्रदर्शित करती है। तो जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेलुरियम है। तो जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम। तो हम यहाँ लिखेंगे जर्मेनियम, एंटीमनी और टेलुरियम। इनमें थोड़ा थोड़ा उप धातुओं का लक्षण आ जाता है, मतलब धातु अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें हैं बेटा यहाँ पे। ये तो था बच्चों धातु अधातु उप धातु के बारे में चर्चा। अब आते हैं बच्चों अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है आपका विकर्ण संबंध। क्या है बेटा? विकर्ण संबंध। चलो, तो अगले टॉपिक पे आते हैं हम, विकर्ण संबंध। चलो, अगला टॉपिक है बेटा विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध को हम बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। चलो, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों? तो देखो बच्चों, द्वितीय आवर्त द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम आदि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम आदि उनके विकर्ण में उपस्थित चल पुराने वाले घर चल। तृतीय आवर्त के तत्वों से अभी भरा हूँ, वहीं पर आ बात कर रहा हूँ। डर लगता था। गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। चलो, अब बच्चों हम समझते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो बेटा, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम आदि उनके विकर्ण में उपस्थित तृतीय आवर्त के तत्वों से गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि लिथियम ये सेकंड आवर्त का है, बेरिलियम ये सेकंड आवर्त का है, बोरोन ये सेकंड आवर्त का है। तो द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन आदि उनके विकर्ण में उपस्थित
तृतीय आवर्त के तत्वों से, ऊपर पंखा पर थर्ड आवर्त के तत्व जो कि इनके विकर्ण में उपस्थित है। इसके विकर्ण में कौन आ रहा है? यहाँ तो सोडियम, लेकिन इसके विकर्ण में यहाँ पे आ रहा है बच्चों मैग्नीशियम। तो विकर्ण में आने वाले तत्वों से, बेरिलियम के विकर्ण में यहाँ पे कौन आता है? एल्यूमिनियम। विकर्ण में आने वाले तत्वों से गुणधर्मों में क्या प्रदर्शित करते हैं? गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, द्वितीय आवर्त के लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये तत्व जो हैं वो तृतीय आवर्त के मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जो कि लिथियम के विकर्ण में, बेरिलियम के विकर्ण में और बोरोन के विकर्ण में क्रमशः उपस्थित हैं, गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो जो तत्व आपस में गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं, विकर्ण में आने वाले ये तत्व जो आपस में गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा विकर्ण संबंध। ये है आपका विकर्ण संबंध, ये है आपका विकर्ण संबंध, ये है आपका विकर्ण संबंध। तो इनमें क्या होता है बच्चों? गुणधर्मों में लगभग समानता पाई जाती है। अब ये गुणधर्मों में समानता कैसे होती मैं बताता हूँ। जैसे कि बच्चों क्या कारण है इसका गुणधर्मों में समानता? जैसे कि बच्चों सबसे पहला पॉइंट, लिथियम की जो त्रिज्या होती है उसका आकार होता है बच्चों मैग्नीशियम के आकार के बराबर होता है। तो इन विकर्ण में उपस्थित तत्वों के, इन विकर्ण में उपस्थित तत्वों के आकार लगभग समान होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लगभग क्या होते हैं? इनके आकार समान होते हैं। विकर्ण में उपस्थित जो तत्व है बेटा, इनके आकार लगभग समान होते हैं, इनकी त्रिज्या समान होती है, जितना इनका आकार होगा वो आकार समान होगा। बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ आकार समान है, बोरोन का सिलिकॉन के साथ लगभग आकार समान है। तो ये दूसरा इसका कारण ये है बच्चों कि भैया विकर्ण में उपस्थित तत्व में इनकी विद्युत ऋणताएं भी समान होती है। इन विकर्ण में उपस्थित तत्वों की विद्युत ऋणता, सर ये क्या नई बीमारी आ गई? विद्युत ऋणता क्या नई बीमारी आ गई? विद्युत ऋणता इन विकर्ण में उपस्थित तत्वों की विद्युत ऋणता लगभग क्या होती है बेटा? समान होती है। ठीक है। अब ये विद्युत ऋणता होता क्या है? विद्युत ऋणता क्या होता है? तो वैसे तो इस चैप्टर में विद्युत ऋणता नाम का एक बहुत बड़ा टॉपिक, बढ़िया टॉपिक आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ। विद्युत ऋणता का मतलब ये है बच्चों, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बंध बना रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बंध बना रखा है। अगर हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बंध बना रखा है तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को दोनों तत्व क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। चलो समझ में नहीं आया? ऐसा समझो, एक मम्मी है और पापा है, बीच में उनका छोटा सा बेबी है। मम्मी पापा में मान लो झगड़ा हो गया। अब मम्मी पापा क्या है, जट्टम जट्टा लड़ा रहे हैं, एकदम धमाधम लड़ा रहे हैं, थालियां फेंक रहे हैं, कुकर फेंक रहे हैं, बर्तन फेंक रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे उतारू हैं। और ये दोनों बोल रहे हैं कि ये बच्चा मेरी तरफ रहेगा। ये पिताजी बोल रहे हैं नहीं, ये बच्चा मेरी तरफ रहेगा। पिताजी बोल रहे हैं बच्चा मेरी तरफ रहेगा। ये माताजी बोल रही है नहीं, बच्चा मेरी तरफ रहेगा। पिताजी बोल रहे नहीं नहीं, बच्चा मेरी तरफ रहेगा। माताजी बोल रही अरे नहीं 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 नहीं, बच्चा मेरी तरफ रहेगा। तो कहने का मतलब माता पिता द्वारा ये बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है, बच्चे को पिताजी द्वारा आकर्षित करने की क्षमता और बच्चे को माताजी द्वारा आकर्षित करने की जो क्षमता है,
इसी को बोलते हैं बच्चों विद्युत ऋणता। तो सर क्या मैं ये एग्जाम में लिख करके आ जाऊं कि माताजी पिताजी द्वारा बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता? नहीं नालायक, ये नहीं लिखना है गधे। गधे तुझे ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। गधे ऐसा कुछ लिखना है। देख मैं बताता हूं तुझे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। भाई इस बंध का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये है पापा जी, ये है मम्मी जी। पापा जी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये मम्मी जी बोल रही है कि नहीं भैया इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आकर्षित होंगे। ये बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या है? बच्चा, माँ बाप का बच्चा है ये बीच में, उसका बेबी है। तो इस बेबी को मम्मी जी अपने पास आकर्षित कर रही, पापा जी अपने पास आकर्षित कर रहे। ये जो आकर्षित करने की क्षमता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन की, अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता बोलते हैं। और इस विद्युत ऋणता को बेटा मैं विस्तार से डिटेल में आपको इसी चैप्टर के अंदर आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहो, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, ये बंध के जो इलेक्ट्रॉन है इसको हाइड्रोजन द्वारा अपनी तरफ आकर्षित, सिलिकॉन, सिलिकॉन से आर्सेनिक, आर्सेनिक से टेलुरियम, है ना। एस्टेटाइन में फिर भी थोड़ा बहुत धात्विक लक्षण ज्यादा होता है, बट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जर्मेनियम आ जाता है, यहाँ पे एंटीमनी आ जाता है। तो ये वाली जो लाइन है बेटा, ये वाली लाइन और ये पूरी विकर्ण वाली लाइन, ये पूरा बच्चों उप धातुओं के लक्षण को प्रदर्शित करती है। तो जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेलुरियम है। तो जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, तो हम यहाँ लिखेंगे जर्मेनियम, एंटीमनी और टेलुरियम। इनमें थोड़ा 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 उप धातुओं का लक्षण आ जाता है, मतलब धातु अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें हैं बेटा यहाँ पे। ये तो था बच्चों धातु अधातु उपधातु के बारे में चर्चा। अब आते हैं बच्चों अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है आपका विकर्ण संबंध। क्या है बेटा? विकर्ण संबंध। चलो तो अगले टॉपिक पे आते हैं हम, विकर्ण संबंध। चलो अगला टॉपिक है बेटा विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध को हम बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। चलो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों? तो देखो बच्चों, द्वितीय आवर्त द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम आदि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम आदि, उनके विकर्ण में उपस्थित तृतीय आवर्त के तत्वों से गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते है। चलो अब बच्चों हम समझते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो बेटा द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम आदि, उनके विकर्ण में उपस्थित तृतीय आवर्त के तत्वों से गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि लिथियम ये सेकंड आवर्त का है, बेरिलियम ये सेकंड आवर्त का है, बोरोन ये सेकंड आवर्त का है। तो द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन
आदि उनके विकर्ण में उपस्थित तृतीय आवर्त के तत्वों से, थर्ड आवर्त के तत्व जो कि इनके विकर्ण में उपस्थित है। इसके विकर्ण में कौन आ रहा है? यहाँ तो सोडियम, लेकिन इसके विकर्ण में यहाँ पे आ रहा है बच्चों मैग्नीशियम। तो विकर्ण में आने वाले तत्वों से, बेरिलियम के विकर्ण में यहाँ पे कौन आता है? एल्यूमिनियम। विकर्ण में आने वाले तत्वों से गुणधर्मों में क्या प्रदर्शित करते हैं? गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, द्वितीय आवर्त के लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये तत्व जो हैं वो तृतीय आवर्त के मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जो कि लिथियम के विकर्ण में, बेरिलियम के विकर्ण में और बोरोन के विकर्ण में क्रमशः उपस्थित हैं, गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो जो तत्व आपस में गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं, विकर्ण में आने वाले ये तत्व जो आपस में गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा विकर्ण संबंध। ये है आपका विकर्ण संबंध, ये है आपका विकर्ण संबंध, ये है आपका विकर्ण संबंध। तो इनमें क्या होता है बच्चों? गुणधर्मों में लगभग समानता पाई जाती है। अब ये गुणधर्मों में समानता कैसे होती मैं बताता हूं। जैसे कि बच्चों क्या कारण है इसका गुणधर्मों में समानता का? जैसे कि बच्चों सबसे पहला पॉइंट, लिथियम की जो त्रिज्या होती है उसका आकार होता है बच्चों मैग्नीशियम के आकार के बराबर होता है। तो इन विकर्ण में उपस्थित तत्वों के, इन विकर्ण में उपस्थित तत्वों के आकार लगभग समान होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लगभग क्या होते हैं? इनके आकार समान होते हैं। विकर्ण में उपस्थित जो तत्व है बेटा, इनके आकार लगभग समान होते हैं, इनकी त्रिज्या समान होती है। जितना इनका आकार होगा वो आकार समान होगा। बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ आकार समान है, बोरोन का सिलिकॉन के साथ लगभग आकार समान है। तो ये दूसरा इसका कारण ये है बच्चों कि भैया विकर्ण में उपस्थित तत्व में इनकी विद्युत ऋणताएं भी समान होती है। इन विकर्ण में उपस्थित तत्वों की विद्युत ऋणता। सर ये क्या नई बीमारी आ गई? विद्युत ऋणता क्या नई बीमारी आ गई? विद्युत ऋणता इन विकर्ण में उपस्थित तत्वों की विद्युत ऋणता लगभग क्या होती है बेटा? समान होती है। ठीक है। अब ये विद्युत ऋणता होता क्या है? विद्युत ऋणता क्या होता है? तो वैसे तो इस चैप्टर में विद्युत ऋणता नाम का एक बहुत बड़ा टॉपिक, बढ़िया टॉपिक आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। विद्युत ऋणता का मतलब ये है बच्चों, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बंध बना रखा है। ठीक है, हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बंध बना रखा है। अगर हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बंध बना रखा है तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को दोनों तत्व क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। चलो समझ में नहीं आया? ऐसा समझो, एक मम्मी है और पापा है, बीच में उनका छोटा सा बेबी है। मम्मी पापा में मान लो झगड़ा हो गया। अब मम्मी पापा क्या है, जट्टम जट्टा लड़ा रहे हैं, एकदम धमाधम लड़ा रहे हैं, थालियां फेंक रहे हैं, कुकर फेंक रहे हैं, बर्तन फेंक रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे उतारू हैं। और ये दोनों बोल रहे हैं कि ये बच्चा मेरी तरफ रहेगा। ये पिताजी बोल रहे हैं नहीं, ये बच्चा मेरी तरफ रहेगा। पिताजी बोल रहे हैं बच्चा मेरी तरफ रहेगा। ये माताजी बोल रही है नहीं, बच्चा मेरी तरफ रहेगा। पिताजी बोल रहे नहीं नहीं, बच्चा मेरी तरफ रहेगा। माताजी बोल रही अरे नहीं 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 नहीं, बच्चा मेरी तरफ रहेगा। तो कहने का मतलब माता पिता द्वारा
ये बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है, बच्चे को पिताजी द्वारा आकर्षित करने की क्षमता और बच्चे को माताजी द्वारा आकर्षित करने की जो क्षमता है, इसी को बोलते हैं बच्चों विद्युत ऋणता। तो सर क्या मैं ये एग्जाम में लिख करके आ जाऊं कि माताजी पिताजी द्वारा बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता? नहीं नालायक, ये नहीं लिखना है। गधे गधे तुझे ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। गधे ऐसा कुछ लिखना है। देख मैं बताता हूं तुझे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। भाई इस बंध का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये है पापा जी, ये है मम्मी जी। तो पापा जी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये मम्मी जी बोल रही है कि नहीं भैया इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आकर्षित होंगे। ये बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या है? बच्चा, माँ बाप का बच्चा है ये बीच में, उसका बेबी है। तो इस बेबी को मम्मी जी अपने पास आकर्षित कर रही, पापा जी अपने पास आकर्षित कर रहे। ये जो आकर्षित करने की क्षमता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन की, अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता बोलते हैं। और इस विद्युत ऋणता को बेटा मैं विस्तार से डिटेल में आपको इसी चैप्टर के अंदर आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहो, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, ये बंध के जो इलेक्ट्रॉन है इसको हाइड्रोजन द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, और ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है उसको फ्लोरीन द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। दोनों तत्वों द्वारा ये बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत ऋणता। तो मैं आपको आने वाली कक्षाओं में इसकी परिभाषा लिखवाऊंगा। तो परिभाषा लिखने की अभी जरूरत नहीं है, परेशान मत होना कि परिभाषा लिखवाओ, जिंदगी तबाह हो गई, परिभाषा लिखो। ऐसा नहीं करते बेटा, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करते हैं, इस तरह की बातें नहीं करते कि परिभाषा लिखवाओ, बर्बाद हो गया। नालायक, बर्बाद नहीं हुआ है, मैं तुझे बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं जब तक हूं तब तक मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगा। ठीक है, टेंशन मत ले। चलो तीसरा पॉइंट आ जाओ, तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, दूसरा हो गया, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है बच्चों की इनकी जो आयनन ऊर्जाएं जो होती है ना, वो भी समान है। तो विकर्ण में आने वाले तत्वों की आयनन ऊर्जा लगभग समान होती है। आयनन ऊर्जा? सर ये क्या बोल दिया आपने? ये तो सर कुछ खतरनाक सा शब्द आ गया। आयनन ऊर्जा तो मैंने नहीं पढ़ा है सर। नालायक, आयनन ऊर्जा मैंने तुझे पढ़ा रखा है, और अगर तूने ये बोला कि आयनन ऊर्जा नहीं पढ़ा है तो मैं तुझे चमाटे मारूंगा। ध्यान रखना, आयनन ऊर्जा कहाँ पढ़ा है? कौन बताएगा? आयनन ऊर्जा मैंने कहीं पढ़ा रखा है बेटा? आयनन ऊर्जा का मतलब मैंने पढ़ाया था परमाणु की संरचना में। याद करो, बोर के मॉडल को सिखाने के दौरान मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखवाई थी। मैंने आपको बताया था मूल अवस्था क्या होती है, मैंने आपको बताया था उत्तेजित अवस्था क्या होती है, मैंने आपको बताया था आयनन ऊर्जा क्या है, मैंने आपको बताया था उत्तेजन ऊर्जा क्या है, मैंने आपको बताया था आयनन ऊर्जा क्या है। उसी टॉपिक में मैंने आपको बताया था आयनन ऊर्जा क्या है। मैंने आपसे बात बोली थी, आयनन ऊर्जा का मतलब है इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से कौन सी कक्षा में फेंकना है? इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से अनंत कक्षा में फेंकना है। तो इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से अनंत कक्षा में फेंकने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। तो पहली कक्षा से अनंत कक्षा में फेंकने के लिए जो ऊर्जा चाहिए है ना, फेंकने के लिए मतलब कि पहली कक्षा से अनंत वाली कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन को भेजना है। तो जितनी ऊर्जा चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो
तो ये लगभग लगभग क्या होती है बेटा, ये लगभग लगभग क्या होती है, समान। तो विकर्ण में आने वाले तत्वों की आयनन ऊर्जा लगभग लगभग क्या होती है बेटा, समान। और चौथा पॉइंट मतलब कि ये हुआ कि लिथियम की आयनन ऊर्जा मैग्नीशियम के लगभग लगभग समान है, बेरिलियम के आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम के लगभग लगभग समान है, बोरॉन की आयनन ऊर्जा सिलिकॉन के लगभग लगभग समान है। तो विकर्ण वाले तत्वों में विकर्ण संबंध इसलिए होता है क्योंकि इनके गुणधर्म समान है, जैसे कि इनके आकार लगभग समान है, जैसे कि इनकी त्रिज्या लगभग समान है, जैसे कि इनकी विद्युत ऋणता लगभग समान है, जैसे कि इनकी आयनन ऊर्जा लगभग समान है। और एक लास्ट पॉइंट, इनके आवेश घनत्वों का मान भी समान है। तो विकर्ण में आने वाले तत्वों के, विकर्ण में आने वाले तत्वों के आवेश घनत्व का मान इनका मान भी लगभग लगभग समान होता है। सर जिंदगी बर्बाद हो गई, सर जिंदगी बर्बाद हो गई, सर फिर से जिंदगी बर्बाद हो गई। सर हर वक्त नया शब्द क्या आता रहता है। सर मैं गज्जू हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, गज्जू हूँ सर, मैं परेशान हो जाता हूँ। सर ये बार बार आवेश घनत्व, कभी आयनन ऊर्जा, कभी विद्युत ऋणता, सर मेरी जिंदगी इतनी तबाह क्यों हो गई है? मतलब मुझे बार बार ये नई नई चीजें क्यों पढ़नी पड़ती? नालायक, नई चीज कुछ भी नहीं है, सब तेरे दिमाग का फितूर है, नई चीज कुछ भी नहीं है। आवेश घनत्व क्या है, चल मैं बताता हूँ तुझे। आवेश घनत्व क्या होता है, आ जाओ। आवेश घनत्व का मतलब होता है बेटा आवेश बटा आकार, आवेश बटा आकार, अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज बटा साइज, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों होता क्या है चार्ज डेंसिटी, मतलब कि चार्ज बटा साइज, चार्ज और साइज का जो अनुपात होता है वो चार्ज और साइज का अनुपात, आवेश और साइज का अनुपात विकर्ण में आने वाले तत्वों के लिए आवेश घनत्व, आवेश बटा साइज का अनुपात जो है बेटा वो लगभग लगभग समान होता है। मतलब कि लिथियम पर जितना आवेश है और मैग्नीशियम पर जितना आवेश है, तो इनके आवेश बटा इनके आकार, मतलब कि आवेश बटा आकार जो भी मान आएगा वो दोनों के लिए लगभग 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 समान आएगा। तो लिथियम मैग्नीशियम के लिए दोनों के लिए आवेश बटा आकार का अनुपात समान आता है। इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, आवेश घनत्व बोलते हैं। तो ये सारी कहानी बेटा, इसीलिए बच्चों इन लोगों में क्या पाया जाता है, विकर्ण संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, विकर्ण संबंध पाया जाता है। चलिए तो ये है बच्चों विकर्ण संबंध की कहानी जो थी आपको सुनानी। चलिए अब बात करते हैं आगे की। ये हो गया विकर्ण संबंध। चलिए तो ये सारी कहानी होगी। अब हम आएंगे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट है बेटा ऑक्सीकरण अवस्था, या जिसको आप बोलते हो ऑक्सीकरण अंक। ये वही टॉपिक है जिसको लेकर के आप बहुत ही परेशान हो रहे थे, विचलित हो रहे थे, आपको जिंदगी आपकी तबाह महसूस हो रही थी। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ये सभी एक ही कॉन्सेप्ट के भिन्न भिन्न शब्द हैं। ये पढ़ना है बेटा हमको। ये मैंने कहा बताया था ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक कहीं आया था क्या? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक कहीं आया था क्या? याद हो आपको? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक कहीं आया हो? अरे याद करो, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको संक्रमण तत्व पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था संक्रमण तत्व का मतलब है ऐसे तत्व जिनकी मूल अवस्था या फिर स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक भरा होता है। मतलब कि वहां पे ऑक्सीकरण अवस्था कई लोगों को चमका नहीं था, अब चमकेगा। चलो तो अब लिखो बेटा, किसी तत्व के
परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में क्या लिखेंगे बेटा, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, मान लो मैंने कहीं लिखा सोडियम प्लस, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इस तत्व के परमाणु पर कितना आवेश है, इस तत्व के परमाणु पर +1 आवेश है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, +1 हो गया। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये प्लस भी लिखना जरूरी है, यहाँ पे केवल संख्या से काम नहीं चलेगा, प्लस माइनस भी लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा F-1, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक कितना है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक -1 है। कितना है बेटा, -1 है, ये ध्यान रखना। समझ में आया, समझ में आया दोस्तों। चलो अब आते हैं बच्चों ऑक्सीकरण अंक निकालने का तरीका। अब ऑक्सीकरण अंक निकालने का तरीका क्या, चलो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने का तरीका। चलो ऑक्सीकरण अंक को ज्ञात करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोजन तत्व के लिए ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन स्टेट। चल तो हाइड्रोजन तत्व के लिए ऑक्सीकरण क्या होती है, ध्यान रखना बेटा। सबसे पहला पॉइंट, सामान्यतया हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। सामान्यतया हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। तो बेटा ध्यान रखना ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः हाइड्रोजन की कितनी है, +1 है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण, जैसे कि मान लो मैंने लिखा बेटा HCl। अब यदि कोई आपसे पूछ ले कि बताओ हाइड्रोजन परमाणु की HCl में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो +1। कितनी है बेटा, +1। तो हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन परमाणु की सामान्यतया ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1 होती है। चलो क्या हाइड्रोजन परमाणु की कुछ और ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है, बिल्कुल। हाइड्रोजन परमाणु की कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कुछ और भी हो सकती है। तो कभी कभी हाइड्रोजन के दिल में ख्याल आता है कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कुछ और भी हो जाए तो थोड़ा मजा आ जाए। तो ऑक्सीकरण अवस्था -1 भी होती है। कभी कभी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 भी होती है। जैसे कि उदाहरण, धातु के हाइड्रोजन के साथ बने हुए यौगिक में। नालायकों एक बात ध्यान रखना, बार बार एक ही चीज ना पूछे। अभी देखना पता है क्या होगा, कई बच्चे क्या बोलेंगे, सर हमको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन कब +1 दिखाएगा कब -1 दिखाएगा। नालायक, नहीं पता चलेगा तभी तो मैंने लिखा है कि ये धातु के साथ हाइड्रोजन के साथ बने हुए यौगिक में हाइड्रोजन की कितनी होगी, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होगी। बार बार एक ही चीज कोई ना पूछे, कृपया आपके हाथ जोड़ता हूं, ध्यान रखना हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 कब होगी। पहचानने का तरीका क्या है, धातु का हाइड्रोजन के साथ जब भी बंध बनेगा, जैसे कि उदाहरण सोडियम हाइड्राइड, धातु अधातु, तो सोडियम पे आ जाएगा प्लस, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा -1। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, -1। धातु के साथ जब भी हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो ऑक्सीकरण अवस्था -1 आएगा। कैल्शियम हाइड्राइड,
यहाँ पे भी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, -1 होगी, है ना। कोई भी जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड के अंदर भी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होगी। तो ध्यान रखना किस तरीके से पहचानना है, पहचानने का तरीका है कि अगर धातु ने हाइड्रोजन के साथ यौगिक बना रखा है, धातु ने हाइड्रोजन के साथ यौगिक बना रखा है तो इस पर -1 आएगा, और अगर धातु का हाइड्रोजन के साथ यौगिक नहीं है तो +1 आएगा। याद रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं होगे। हमेशा एक बात ध्यान रखो, अगर धातु के साथ हाइड्रोजन का यौगिक है तो हाइड्रोजन पे -1, और इसके अलावा कहीं पर भी हाइड्रोजन है तो +1। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना। चलो अभी ऑक्सीकरण अवस्था आज पूरा नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे पॉइंट है। चलो लेकिन हम आज हाइड्रोजन का किए हैं, कल हम ऑक्सीजन का करेंगे, हैलोजन का करेंगे और नाइट्रोजन का, और बहुत सारे तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे। लेकिन आज हमको क्लास को यही फिनिश करना होगा। आते हैं क्विज पर, समय बहुत हो चुका है। क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से विकर्ण संबंध है। निश्चित तौर पर क्वेश्चन कर लिया होगा, ज्यादा बड़ा नहीं। निम्न में से उपधातु है, बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध, ये भी विकर्ण संबंध है, ये भी, मतलब कि दोनों, बोथ। निम्न में से उपधातु कौन सी? सिलिकॉन भी उपधातु, आर्सेनिक भी, एंटीमनी, सारी के सारे क्या है, उपधातु। ठीक है, चलो तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बहुत सारी बातें की। ठीक है, क्वेश्चंस देखे हमने, साथ ही साथ धातु क्या है, उपधातु क्या है, अधातु क्या है, ये सब देखे, विकर्ण संबंध देखा, और आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चंस की बौछार की। एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया है, वो आप करके लाएंगे, अगली क्लास में मुझे बताएंगे। चलिए तो अब आते हैं बच्चों हम आगे की बातों पर। ये सब हो गया, तो हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, पैनल पर होमवर्क मिल जाएगा, और अगली क्लास हमारी बहुत ज्यादा है खास। 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने, प्रभावी नाभिक आवेश और ऑक्सीकरण अवस्था को हमको पूरा करना होगा, अभी फिनिश नहीं हुआ। तो ये दोनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करें। चलिए बच्चों आज के इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।